Hello everyone, my name is Karthik and welcome to Observe Physics. In last lecture that we have discussed so far is about the refraction of light and refractive index. ठीक है, तो हमने सिर्फ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही देख पाया था एंड सॉरी फॉर द लास्ट लेक्चर कि हमारा बीच में इंटरप्ट हो गया था सेशन, तो वो सारे सेशन को हम कंटिन्यू कर लेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने लास्ट में देखा क्या था, ठीक है, सो दैट एक कंटिन्यूटी बनी रहे। देखिए, तो हमने लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि मैंने बोला था कि व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को, अपने पाथ को, थोड़ा डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने इनिशियल डायरेक्शन से। ये इसका इनिशियल पाथ था, लेकिन देख रहे हो आप थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई इस साइड में। तो अगर ये μ1 है, ये μ2 है, तो ये हमारा जो फिनोमेना होता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। देखिए, एक्चुअली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब भी लाइट इंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये कुछ पार्ट तो रिफ्रैक्ट तो करती ही है, कुछ पार्ट तो रिफ्रैक्ट करती है और कुछ पार्ट ऐसे ट्रांसमिट भी करती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी करती है। इस तरह से रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है, यहाँ पे सेम एंगल पे रिफ्लेक्शंस भी होता है। लेकिन हम उस रिफ्लेक्शंस को बहुत बहुत नगण्य, बहुत नेग्लेक्ट होता है, बहुत मतलब बहुत माइनर माइन्यूट सा होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्योंकि हम इसमें सिर्फ उसकी रिफ्रैक्शन को देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो हम इसलिए सिर्फ यहाँ पे हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानने का। रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसके बारे में अभी हम नहीं जानेंगे, क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो होता तो है थोड़ा बहुत। जैसे अगर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन लूँ तो लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है, ये रहा इंसिडेंट लाइट, और यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट कर जाती है और ज़्यादातर लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, और इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली ट्रांसमिट भी होती है कुछ लाइट, तो हम वो आपको 12th में है, तो अभी तक के लिए आप सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे ये जानिए, ठीक है। जब भी लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो ये अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को चेंज करके क्या कर लेती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने इनिशियल डायरेक्शन से, तो उस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। फिर हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये एग्जांपल्स देखा था कि रिफ्रैक्शन का एग्जांपल क्या क्या होता है, कि जब भी हम किसी लाइट को देखते हैं, सॉरी किसी भी हम ग्लास स्लैब कोई दूसरा मीडियम लगाते हैं जहां से टारगेट होता है, जहां पे हम देख रहे थे, बीच में अगर कोई मीडियम लगा दिया, मान लो यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ स्क्रीन पे, और एक मैंने बीच में ग्लास लगा दिया, तो मुझे स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिखेगा, ठीक है, वो होता है रिफ्रैक्शन। देखो, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, लाइट को जो मेरी आंखों तक आ रही, तो लाइट के आने का डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे आपने कभी देखा होगा पेंसिल टेढ़ा हो जाता है, इसको भी बोला था। अब हम तो देखते हैं एक्चुअली पेंसिल तो टेढ़ा होता नहीं, पेंसिल का साइज तो वही रहता है, ठीक है, पेंसिल का साइज तो सेम ही रहता है, बट क्या होता है कि जो डायरेक्शन की वजह से हमें पेंसिल हमें दिखता है कि थोड़ा कहीं और से आ रहा है, बट एक्चुअली वो लाइट यहीं से रही होती है। तो मीडियम की वजह से, यहाँ पे पानी का ग्लास रखने की वजह से थोड़ा सा हमें टिल्ट दिखाई देता है पेंसिल। और ये भी हमने देखा था कि जो बात का जो टब होता है, जो बात टब होता है, थोड़ा सा हमें ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, एक्चुअली होता है नहीं, वो अपरेंट हाइट बढ़ जाती है उसकी। तो ये सारी चीजें हमने देखा था। फिर हमने देखा था उसके बाद क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम यहाँ से म्यू कर रहे हैं। म्यू का फॉर्मूला हमने देखा था, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये देखा था। और फिर ये देखा था कि अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में, ये अगर मान लेते हैं μ1 है और ये μ2 है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट आ रही है, तो उसको कैसे यूज, अगर यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे मान लेते हैं c है और यहाँ पे v है, तो इसको यूज करेंगे कैसे, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, μ21 इज इक्वल्स टू c बाई v, ये होता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आ रही होती है तो लिखते हैं मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। जो इनिशियल मीडियम होती है, जो पहली मीडियम होती है, उसको हम विथ रिस्पेक्ट टू में लिखते हैं, मतलब उसको नीचे लिखते हैं, ये रहा, ठीक है। μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू c बाई v। v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, मीडियम, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज वैक्यूम।
और हमने देखा था एयर का जो म्यू होता है लगभग 1 के बराबर होता है और डायमंड का सबसे ज्यादा होता है 2.42। ठीक है, ये हमने देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज और बताना था मुझे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो ये म्यू 1 हो गया, ये म्यू 2 हो गया, लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से ऐसे कुछ हो गई, इंसिडेंट लाइट हुआ, ये रिफ्रैक्ट हो गई, तो हम क्या लिखते थे? अच्छा, इसमें अगर v1 है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, अगर इसमें v1 है और इसमें v2 है तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू का फॉर्मूला बनेगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1, मतलब 2, इनिशियल मीडियम नीचे होगा, देखो इनिशियल मीडियम नीचे है, फाइनल मीडियम ऊपर है, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v1, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू 1 नीचे है तो v1 ऊपर हो जाएगा, और म्यू 2 ऊपर है तो v2 नीचे हो जाएगा। ये हमें पता है, क्योंकि क्यों? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होता है। ठीक है, v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। उल्टा हो जाएगा, अगर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 है तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा, अगर मान लो म्यू 3 अपॉन म्यू 4 है तो v4 अपॉन v3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फाइन, ये हमने देख लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। और दूसरी बात एक एग्जांपल से हमें देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज कैसे करते हैं। ये देखो, अ रे ऑफ लाइट इंटर्स अ डायमंड फ्रॉम एयर, ये हो गया एयर, ये हो गया दूसरा मीडियम डायमंड। ठीक है, इसको मैं म्यू 1 बोल देता हूँ और इसको मैं म्यू 2 बोल देता हूँ। फाइन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डायमंड इज 2.42, यानी कि म्यू 2 की वैल्यू कितनी है? 2.42। बाय व्हाट परसेंट डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस ऑन एंटरिंग द डायमंड? पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है डायमंड में वो कितने परसेंट से कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, यहाँ से लाइट आई होगी और यहाँ से कुछ अपना पाथ ट्रैक चेंज कर लिया होगा, डायरेक्शन चेंज कर लिया होगा। जा कैसे रही थी ये लाइट? ऐसे जा रही थी, यहाँ से लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन अभी कैसे जा रही है? अभी थोड़ा सा इधर की तरफ घूम गई है, देख रहे हो, इधर की तरफ थोड़ा घूमी हुई है। अब ये लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। मान लो रिफ्रैक्शन एंगल आर हो गया, इंसिडेंट एंगल आई हो गया। अब हमें कैसे यूज करना है देखो। अच्छा, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? सी होता है। सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें मान लेते हैं वी होता है। ठीक है, तो हमें कैसे यूज करना है? फाइनल मीडियम ऊपर होगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल्स टू, अभी ये इनवर्सली v2 है नीचे, v2 है, म्यू 2 है ऊपर तो v2 नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा v2, ये हो जाएगा v1, और v1 की वैल्यू c, v2 की वैल्यू v, और म्यू 2 की वैल्यू 2.42, म्यू 1 की वैल्यू 1 हमें पता है, तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, v इक्वल्स हो जाएगा c अपॉन 2.42। तो v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा 1 अपन 2.42 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ऊपर 242 नीचे, तो एक बार में ये 0.4 49, लगभग 0.49, देखो 0.49 सी आता है, ये यही आएगा, सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 0.49 सी आ जाएगा। आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन मीडियम, कौन से मीडियम में? डायमंड में, कम हो गई। कितनी कम हो गई ये भी देख लेते हैं, कितने परसेंट से कम हुई है। कैसे पता चलेगा? वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, इससे कंपेयर करेंगे। देखो स्पीड ऑफ लाइट फाइनल कितनी होगी? 0.49 सी होगी। इनिशियल कितनी थी? एयर में तो सी थी ना, देखो एयर में सी है, अभी वी हो गई, तो वही बोलो एयर में कितनी हो जाएगी? एयर में सी थी, अभी कितनी हो गई? वी, वी मतलब 0.49 सी अपॉन इनिशियल कितनी थी? सी, इसी से कंपेयर होगा, ये आपका आ जाएगा कितना? 0.51 सी बाई सी। अगर हमको परसेंटेज में निकाल दो तो हो जाएगा -51%। इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, कौन से मीडियम में? डायमंड,
कितने परसेंट से कम हो जाएगी? 51% से कम हो जाएगी, डिक्रीजेस बाय 51%। ठीक है, वेलोसिटी अप्लाइड इन मीडियम डायमंड डिक्रीजेस बाय 51%। अब ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 1 था, यहाँ पे 2.42 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 टाइम्स हो रहा है। अगर मैं इसको परसेंटेज में बात करूं तो ये हो जाएगा 1.42 इंटू 100 यानी 142%। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बढ़ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 142% बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी कितना, स्पीड कितना कम हो रहा है? 51% कम हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, म्यू बढ़ेगा तो बी कम होगा, म्यू कम होगा तो बी बढ़ेगा। इनवर्स रेशियो में होता है, बताइए आपको। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल पक्का क्लियर हो गया होगा कि बोलना क्या चाहता है। अभी देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट लाइट आई जिस एंगल पे आई आती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक पहला लॉ ये हो जाएगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ था कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। ये दो लॉ थे किसके? रिफ्लेक्शंस के। ये रिफ्लेक्शंस के लॉ है, तो रिफ्रैक्शंस के भी लॉ कुछ सिमिलर जैसे ही होंगे। देखो कैसे होता है। देखो, लाइट ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। मीडियम 1 का म्यू 1, मीडियम 2 का म्यू 2। लाइट यहां से आई, ठीक है, ये एंगल इंसिडेंट आई, ये एंगल आई। दिस इज द इंसिडेंस रे, दिस इज द इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंस रे। और लाइट कुछ रिफ्रैक्ट हो गई, ये हो गया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के एंगल को मैं बोल देता हूं आर। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंस रे and this is the refracted ray. This is what? Refracted ray. अब देखो क्या है कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये होता है आपका स्नेल्स लॉ। मतलब स्नेल्स लॉ एक्चुअली होता क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, ये μ2 अपॉन μ1 को मैं क्या बोल सकता हूँ? μ2 अपॉन μ1 तो कांस्टेंट वैल्यू रहेंगी, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जो साइन आई और अपन साइन आर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? ये तो पहला हो गया मान लो। दूसरा क्या है? ये इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल है ना। नॉर्मल ऑलवेज, नॉर्मल किसके किसके नॉर्मल होता है? सरफेस के। जो इंटरफेसिंग मीडिया है, इंटरफेसिंग मतलब कि जो दो ट्रांसपेरेंट, जो भी दो मीडियम के बीच में जो भी इंटरफेस है उसको इंटरफेसिंग मीडिया बोलते हैं। और उसके जो नॉर्मल होगा, उसके जो परपेंडिकुलर होगा उसको नॉर्मल रे बोलते हैं। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल रे। तो इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे क्या रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब आपको पता है ना? सेम प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल फिगर। प्लेन मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, इस तरह से कुछ। अगर मान लो ये एक प्लेन है तो इंसिडेंस रे यहां से आई और रिफ्रैक्ट हो गई नीचे की तरफ, और ये नॉर्मल,
नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, देखो मैं समझा रहा हूँ, आपको दिख भी रहा है। देखो ये एक प्लेन है, लेंथ है, विड्थ है। अभी देखो ये इंसिडेंस रे यहाँ से आई ऐसे, ये इंसिडेंस रे ऐसे आई, नीचे दूसरा मीडियम है, ऊपर दूसरा मीडियम है, इंसिडेंस रे आई। अब ये लाइट यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये इंसिडेंस रे हो गई। अभी यहीं से लाइट जाएगी ना, इसी 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 को, इसी मीडियम को क्रॉस, इसी मीडिया को क्रॉस क्रॉस करते हुए जाएगी। तो और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया, मतलब कि इस प्लेन में तीनों आ गए, इंसिडेंस रे भी आ गया, रिफ्रैक्टेड रे भी आ गया, यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे भी आ गया, और ये इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये नॉर्मल, ठीक है, तीनों रे आ गए वहां से। अभी देखो, तो वही बोल रहा है कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फाइन, ये इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। एक्चुअली मैं सच बोलूं तो ये फर्स्ट लॉ होता है, ये फर्स्ट लॉ होता है और ये सेकेंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन, सेकेंड लॉ इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हो गया। चलो इसको यूज कैसे करना है ये भी देख लेते हैं, फॉर्मूला लगा के। A ray of light traveling in air is incident on the surface of a plastic slab at an angle। देखो ये प्लास्टिक स्लैब हो गया, स्लैब एक रेक्टेंगुलर स्लैब ही होगा, प्लास्टिक स्लैब एट एन एंगल सम एंगल पे ये, अच्छा इसके नॉर्मल यहाँ पे ये होगा, अच्छा अच्छा, रेज ऐसे आई हैं, रेज ऐसे आई है, इंसिडेंट रे, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, ये आर है, एंगल आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है, और एंगल आई हमें दिया नहीं है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लास्टिक इज √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मान लो μ1 हो गया, ये मान लो μ2 हो गया, तो μ2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, √3। और μ1 तो हमें बाय डिफॉल्ट पता है एयर से ही आ रहा होगा। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, सिंपल है। देखो क्या होता है स्नेल्स लॉ, क्या होता है स्नेल्स लॉ, ऐसे होता है, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। देखो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो, कैसे, ये μ1 है, ये साइन आई, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। बोलो सही है, एक ही बात है, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। इसको एक्चुअली ऐसे याद किया करो, ज्यादा सही रहता है, क्योंकि दोनों ही सेम मीडियम है, μ1 भी और आई भी दोनों सेम मीडियम है, μ2 भी और आर भी दोनों सेम मीडियम है। तो μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर, यही रहना है। तो μ1 कितना है 1, साइन आई कितना है नहीं पता, निकालना है। और μ2 कितना है, μ2 √3, साइन आर साइन 30, साइन 30 की वैल्यू पता है आपको, साइन आई √3 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और ये यहाँ से कितना हो गया, √3/2। अगर साइन आई की वैल्यू √3/2 है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। इंसिडेंट एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कैसे यूज करना है रिफ्रैक्शंस को। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखा आपने कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शंस क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, और उसको न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करते हैं। अभी देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेयरर एंड डेंसर मीडियम। आपने डेंसिटी का नाम तो सुना ही होगा कि डेंसिटी क्या होती है, सबको पता है। डेंसिटी इज नथिंग बट द मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द डेंसिटी। ठीक है, क्या होती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या डेंसिटी वही डेंसिटी की बात हो रही है जो यहाँ पे बात हो रही है, मैं किस डेंसिटी, ये कौन सी डेंसिटी और ये कौन सी डेंसिटी है। देखो ऑप्टिक्स के केस में, मतलब लाइट चैप्टर के केस में, हम जब भी डेंसिटी की बात करेंगे हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी हम किसके टर्म में बात करते हैं, म्यू के टर्म में बात करते हैं।
लेकिन हम जब ऑप्टिक्स के अलावा अगर कोई मास डेंसिटी की बात करेंगे तो हम वो किसके टर्म में, मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी की बात करेंगे। मास डेंसिटी इसको बोल सकते हैं। वो मास डेंसिटी है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो आप कंफ्यूजन मत हो जाना है कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अलग है या सेम है। बिल्कुल अलग अलग, दो बातें अलग अलग हैं। जरूरी नहीं कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ये भी जरूरी नहीं कि जिसकी मास डेंसिटी कम हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब कुछ भी हो सकता है। ये दो बिल्कुल, एक अगर नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, बिल्कुल ऐसा है, अलग अलग है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को जहन में रख लेना विदाउट एनी कंफ्यूजन। फेयर इनफ। देखो, अभी आपने देखा जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आ रही थी तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही थी। ठीक है, तो कितना डायरेक्शन चेंज कर रही थी वो तो हमने एंगल्स निकाले, स्नेल्स लॉ से कि साइन आई म्यू साइन आई म्यू वन साइन आई अपॉन सॉरी म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, ये तो हमने निकाल दिया। बट ये जो आ रही है लाइट ऐसे, ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये नॉर्मल की तरफ क्यों घूम रही है? इसको ऐसे भी तो घूम जाना चाहिए था, उधर की तरफ भी चला जाना चाहिए था। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि ये नॉर्मल की तरफ आ रही है? हर केस में देखा होगा कि आपने नॉर्मल की तरफ ही झुक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो, जब लाइट, देखो पहले मैं बता दूं रेयर डेंसिटी और लाइटर, रेयर और डेंसर किसको बोलते हैं? रेयरर। यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी की बात चल रही है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी में कुछ रेयरर होंगे कुछ डेंसर होंगे। रेयर डेंसर, रेयरर उसको बोलते हैं जिसका म्यू कम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेयर डेंसिटी बोलते हैं। डेंसर कौन, किसको बोलेंगे? जिसका म्यू ज्यादा होगा। तो क्या ये रेयरर और डेंसर जो है एक एब्सोल्यूट टर्म है? बिल्कुल नहीं, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, एक रिलेटिव टर्म है रेयरर और डेंसर। मतलब रेयर मतलब कि समझ रहे हो आप, रेयरर मतलब कि किसी चीज के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, किसी चीज के कंपैरिजन में बता सकते हैं कि कौन रेयरर है कौन डेंसर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बड़ा है, ये बड़ा है या छोटा है, इस सर्कल को मैं आपसे पूछूं कि ये सर्कल छोटा है या बड़ा, तो आप क्या बोलोगे? आप इसको ना तो छोटा बोल सकते हो ना तो बड़ा बोल सकते हो। अगर मैं पूछूं अब ये सर्कल इसके कंपैरिजन में बड़ा है या छोटा, तो अब ऑब्वियस सी बात है बोलोगे कि नहीं ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इसको किसी चीज से कंपेयर करके बात किया ना, आपने किसी चीज से इसको तुलना किया, किसी से कंपेयर किया। अगर मैं बोलूं आपसे ये छोटा है या बड़ा, ये छोटा है या बड़ा, आप बता ही नहीं सकते। आप पूछोगे किससे छोटा किससे बड़ा, अगर मैं बोलूंगा बताओ इससे छोटा है या बड़ा, आप बोलोगे इससे बड़ा है। अगर मैं बोलूंगा इससे बताओ, आप बोलोगे इससे छोटा है। तो आप किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो, समझ रहे हो? तो बिना कंपैरिजन के ये सब चीजें, एब्सोल्यूट चीजें डिफाइन नहीं है। रेयरर मतलब अगर दो मीडियम है, मीडियम वन और मीडियम टू, तो जिसका म्यू कम होगा वो रेयरर होगा, जिसका म्यू ज्यादा होगा वो डेंसर होगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे म्यू म्यू यहाँ मान लो म्यू वन की वैल्यू 1 है, यहाँ पे म्यू टू की वैल्यू 2 है। जिसमें रेयरर कौन है डेंसर कौन है? ये रेयरर हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला डेंसर हो गया। अभी मैं, देखो नीचे वाला डेंसर है इस केस में, अभी मैं इसको बोल दूं म्यू वन, म्यू टू दूसरा केस लेता हूँ, म्यू वन की वैल्यू बोल देता हूँ 2, म्यू टू की वैल्यू बोलता हूँ 2.4। अब बताओ कौन रेयरर कौन डेंसर है? अब ये रेयरर हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी म्यू की वैल्यू इससे कंपेरिजन में कम है और इसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा है, ये डेंसर हो गया। ये रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया। यहाँ पे कौन डेंसर है? ये डेंसर है और ये रेयरर है। तो एक एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है, रिलेटिव टर्म है जिसकी कंपैरिजन में हम बात करेंगे। तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि रेयर डेंसिटी और रेयर और ऑप्टिकल सॉरी रेयर और डेंसर क्या होता है। जिसका म्यू ज्यादा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम, और जिसका म्यू कम वो क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम।
ठीक है, रेयर मीडियम। ओके, अच्छा हम अभी बात कर रहे थे कि एंगल का कैसे डायरेक्शन कितना चेंज करेगा, या फिर क्यों नॉर्मल की तरफ झुक रहा है कि नॉर्मल से अवे हो रहा है, ये सब बातें हम देखेंगे। देखो, जब भी लाइट जब भी लाइट ये रेयरर मीडियम मान लो, ये डेंसर मान लो, ठीक है, मान लो ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ये बाय डिफॉल्ट पता चल गया। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में आती है, जब लाइट रेयरर से डेंसर में आती है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, अपनी जो स्पीड ऑफ लाइट है, डेंसर में आती है तो म्यू ज्यादा मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाती है। अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ पे v2 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, कि v2 इज लेस देन v1, ये बोल सकता हूँ, ऑब्वियसली बोल सकता हूँ। तो अपनी स्पीड ऑफ लाइट को कम कर लेती है, जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, वो तक कम सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी का मतलब वो अपनी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। समझ पा रहे हो आप, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अगर ये लाइट है, सॉरी ये इंसिडेंट लाइट हो गई, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है, तो ये कौन सी लाइट हो जाएगी, ये लाइट, ये इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल, इस एंगल को आई बोलेंगे, इस एंगल को आर बोलेंगे, तो अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अच्छा, अगर उल्टा केस होगा, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी, तो यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कि ये रेयरर है और ये डेंसर मीडियम है। अगर मैं उल्टा केस ले लूं, इसको बोल दूं डेंसर और इसको बोल दूं रेयरर, तो क्या होगा, लाइट एंगल आई, डेंसर, अब देखो रेयरर में आएगी तो रेयरर में क्या होगा, म्यू कम है, म्यू कम है मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, सेम टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो अपनी ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो अपने जो डायरेक्शन ऑफ पाथ है उसको फैला लेगी, वो क्या करेगी, नॉर्मल से अवे की तरफ जाएगी, नॉर्मल से अवे की तरफ, इधर की तरफ जाएगी, और इस केस में इधर की तरफ आएगी। समझ गए इतनी बात, रेयरर से डेंसर में क्यों नॉर्मल की तरफ आ रही है और डेंसर से रेयरर में क्यों नॉर्मल से अवे जा रही है, ठीक है, समझ आ गया कि डेंसर से रेयरर में क्या सिनेरियो है। डेंसर से रेयरर में अगर मैं आपसे बोल दूं कि कोई लाइट है, मान लो ये एक डेंसर, मान लो एक रेयरर मीडियम है ये, और एक डेंसर मीडियम है, और दूसरा वापिस से ये रेयरर आ गया, अभी क्या होगा, इसका बनाओ, कैसे रे डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखो लाइट यहां से आई, ये नॉर्मल बना दो पहले, ये लाइट आई, ठीक है, और कैसे किधर की तरफ जाएगी, नॉर्मल से अवे या टुवर्ड्स, टुवर्ड्स जाएगी, क्यों, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा, स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा, उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो मतलब म्यू ज्यादा है, मतलब नॉर्मल से एंगल कम होगा, इधर की तरफ आ गई, ये हो गया आर, एंगल कम हो गया, अब एंगल आर जो होगा वो रिफ्रैक्शन से जो नॉर्मल से एंगल कम हो जाएगा, ये इधर जा रही थी, इधर की तरफ जा रही थी, अब उसने अपना एंगल कम कर लिया। अब देखो ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में, रेयरर का मतलब म्यू की वैल्यू ज्यादा, सॉरी म्यू की वैल्यू कम, म्यू की वैल्यू कम तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, म्यू की वैल्यू कम तो वो एंगल को अपने बढ़ाएगी। अब यहाँ पे आई, अब यहाँ पे आने के बाद ये तो इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो अपने नॉर्मल ये है, नॉर्मल से अवे की तरफ जाएगी, ये रहा नॉर्मल से अवे, मतलब लाइट यहां से आई और ये ऐसे निकल गई, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कैसे होता है रिफ्रैक्शन। देखो ये एक ग्लास स्लैब ले लिया रेक्टेंगुलर, जिसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन, ठीक है। देखो
ये इंसिडेंट लाइट ऐसे, नॉर्मल तो आपको पता है रेक्टेंगुलर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ये ना, ये रहा नॉर्मल, यहाँ पे। अब क्या होगा, ये इंसिडेंट लाइट आई, अब बताओ ये रेयरर मीडियम है कि नहीं है, एयर है, एयर रेयरर मीडियम होगा, और ये क्या है, ग्लास है, ग्लास डेंसर होगा, डेंसर मीडियम होगा ये, म्यू की वैल्यू ज्यादा है, जब डेंसर मीडियम म्यू वैल्यू ज्यादा है तो एंगल, एंगल क्या करेगा, नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ कम, एंगल कम करेगा, ये लो कम कर लिया उसने एंगल, ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल आई, दिस इज द एंगल आर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया, अब ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, बाहर क्या है, रेयरर है, एयर है, तो म्यू की वैल्यू कम है, यानी अपने एंगल को बढ़ा देगा, नॉर्मल से अवे की तरफ जाएगा, ये रहा नॉर्मल से अवे की तरफ चला गया। बोलो समझ आया, अरे बोलो समझ आया यार, अरे बोलो यार, ठीक है। देखो 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 देखो, ये I1 था, इसको मैंने एंगल R1 बोल दिया। अच्छा मैं इसको और क्लियर थोड़ा बना लेता हूँ, मैं क्यों मिटाए जा रहा हूँ, देखो ये हो गया, ये एंगल इंसिडेंस एंगल हो गया, एंगल रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे एंगल आई, यहाँ पे एंगल आर, I1 बोल देता हूँ, I1 R1, और यहाँ पे एंगल हो जाएगा I2, और यहाँ पे एंगल हो जाएगा R2। देखो अब यहाँ पे एयर है, एयर का म्यू 1 होता है, यहाँ पे ग्लास है, ग्लास का म्यू कितना होता है, म्यू मान लेते हैं, म्यू है, और बाहर क्या है, एयर, एयर का म्यू 1 है। अब देखो ये स्नेल्स लॉ लगाओ हर इंटरफेस पे, यहाँ पे भी लगाओ, ए बी पे भी लगाओ और सी डी पे भी लगाओ, द रे, ये ओ हो गया रे, थोड़ा सा रे, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये सेम रे है, जो ओपी रे है वही क्यू आर रे है, मतलब यहाँ से रेज आई है, इस तरह से रिफ्रैक्ट होकर इस तरह से गई है, यहाँ से ऐसे गई है, समझ रहे हो। तो हाँ, अब स्नेल्स लॉ लगाओ कहाँ पे, एट ए बी, ए बी एक क्या है, सेपरेटिंग मीडिया है, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली मीडिया है, तो स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लगाओगे, म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, अब म्यू वन की वैल्यू है 1, तो साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू की वैल्यू म्यू साइन आर, तो पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया नहीं। अब मैं देखो, अभी क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, अब देखो एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर है, हम रेक्टेंगुलर स्लैब पर लगा रहे हैं, एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर है, और ये एक नॉर्मल है, ये देख रहे हो एक नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द ए बी एंड सी डी, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये भी रे, ये ग्रीन वाली जो है ऊपर की जब जो दिख रही है, ये पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल I2 हो जाएगा, एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल I2, क्यों, ड्यू टू अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से जेड का फॉर्म बन रहा है नहीं बन रहा है, देखो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, तो एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल I2, एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल I2, ठीक है, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। और इस अब इस पे लगाओ एट सी डी पे स्नेल्स लॉ लगाओ, कैसे लगेगा, देखो म्यू, ये अंदर का म्यू, म्यू साइन I2 इज इक्वल्स टू बाहर का म्यू तो 1 है, उसको 1 साइन R2,
ठीक है। और हमें पता है साइन आई, ये एंगल आई टू इजिकल्स टू एंगल आर वन है, एंगल आई टू इजिकल्स टू एंगल आर वन है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई टू की जगह आर वन इजिकल्स टू साइन आर टू, दूसरा इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को कंपेयर करोगे आप तो आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? ये आर वन है ना, ये आर वन है, पहले लगाया था आई आर वन आई टू आर टू। तो देखो म्यू साइन आर वन और म्यू साइन आर वन को मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? म्यू साइन आर वन की जगह मैं क्या लिख दूँ? साइन आई। म्यू साइन आर वन की जगह क्या लिख दूँ? साइन आई। तो उसको मैं लिख देता हूँ, देखो म्यू साइन आर वन की जगह मैं क्या लिख दूंगा? साइन आई। तो बन जाएगा साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर टू फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दिस। क्या बोला, समझ आएगा? इसकी वैल्यू क्या है? साइन आई। साइन आई की वैल्यू मैं सीधे ले आके यहाँ पे रख देता हूँ। तो साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर टू, और साइन आर टू, ठीक है, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर टू हो गया। और जब ये साइन साइन सेम है तो एंगल आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एंगल आर टू। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर टू। ये एंगल आई दिख रहा है, एंगल आई वन इज इक्वल्स टू एंगल आर टू। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, मतलब जिस एंगल से एंटर करेगा उसी एंगल से इमरजेंट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा ग्लास स्लैब के बाहर। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है तो मतलब ये जिस एंगल पे आ रहा है उसी एंगल से चला जा रहा है। इसका मतलब ये है नॉर्मल से उसी एंगल पे चला जा रहा है। जिस एंगल से आ रहा है ये नॉर्मल है, ये हो गया नॉर्मल आपका। जिस एंगल से आ रहा है नॉर्मल है और उसी एंगल से चला जा रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। एंगल आई एंगल आर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ये जो रेज है, ये रेज देख रहे हो आप, ये रेज है बिल्कुल इस एंगल से आ रहा है उस एंगल से चला जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर हो गए। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर हो गए और ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गई। तो हम ये यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे होगा ग्लास स्लैब का, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा आफ्टर इंसिडेंस, जो रिफ्रैक्टेड रे बनेगा वो बिल्कुल पैरेलल होगा किसके? वो बिल्कुल पैरेलल होगा अपने इंसिडेंस रे के। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ इससे कि रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, है ना? इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया इंसिडेंट रे। मतलब ये पूरा ग्लास स्लैब है, समझ लो ये ग्लास स्लैब है। मैं इसको एक बिल्कुल एक लाइन से दिखा रहा हूँ, एक्चुअली सीन यही है बिल्कुल। तो आप देख रहे हो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी नॉर्मल से दोनों एंगल बराबर हैं। जब नॉर्मल से दोनों एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये OP इज पैरेलल टू QR, OP इज पैरेलल टू QR। इसका कंक्लूजन ये निकल सकता है ना, और क्या निकलेगा? ये निकलेगा। तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे, फाइन। तो ये हो गया ग्लास स्लैब से कैसे स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं, कैसे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे को अप्लाई करते हैं इन स्नेल्स लॉ। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल्स होता है, कौन सा? TIR। TIR एक एक्चुअली एक फेनोमेना है, प्रिंसिपल है। क्या होता है TIR ये देखते हैं पहले। मान लो ये लाइट, मान लो ये रेयर मीडियम है, रेयरर है। तुम इसको रेयरर मत मानो, इसको डेंसर मान लो। मान लो ये डेंसर है और ये रेयरर है। ठीक है, अब ये लाइट, ये नॉर्मल हो गया इसका, ये लाइट हो गई इंसिडेंट। अब ये लाइट इंसिडेंट हो गई यहाँ पे, तो किधर? नॉर्मल से अवे जाएगी या टूवर्ड्स जाएगी? नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे जाएगी। क्यों? क्योंकि म्यू कम है।
म्यू कम है रेयर में तो इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। अच्छा, अभी मैं इंसिडेंस एंगल को और ज्यादा बढ़ा देता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ, इंसिडेंस एंगल और बढ़ गया। अभी क्या होगा, अभी ये जाना चाहिए तो ऐसे, लेकिन ये और थोड़ा दूर जाएगी, और थोड़ा दूर जाएगी, ये एंगल और बढ़ गई, एंगल आर है, रिफ्रैक्टेड एंगल और बढ़ गया। अभी मैंने इंसिडेंस एंगल को और बढ़ा दिया, ये हो गया इंसिडेंस एंगल। अभी इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, इधर चला गया। हमने देखा कि रिफ्रैक्टेड रे इधर चला गया, बिल्कुल बिल्कुल किसके पैरेलल, ये मीडियम के पैरेलल, ये जो इंटरफेसिंग मीडिया है इसके बिल्कुल पैरेलल, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, नॉर्मल के परपेंडिकुलर चला गया ये। मतलब ये रे हो गया इंसिडेंस ओ पी, और रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा पी क्यू, रिफ्रैक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। तो इस केस में क्या होगा, जब देखो रिफ्रैक्टेड रे कितने परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल के, मतलब कि ये जो इंसिडेंस एंगल है, मैं इसको एक पर्टिकुलर एंगल का नाम दे सकता हूं, क्या, आईसी, बोले तो क्रिटिकल एंगल, क्या बोल दूंगा, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंट एंगल, critical angle is that incident angle after the refraction of the light from the transparent media, the refraction angle r जिसपे कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल है वो एंगल है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, यानी अब हम इसको पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अच्छा, ये तभी होगा जब ये डेंसर से रेयरर में आएगा। अगर मैं यहाँ पे रेयरर से डेंसर में कर दूं, रेयरर से डेंसर में कर दूं तो कभी ये हो सकता है, कभी नहीं होगा। मैं यहाँ पे एंगल दूं तो ये इधर की तरफ जाएगा ही नहीं, ये तो जाएगा किधर, नॉर्मल की तरफ जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा ये। तो ये डेंसर से रेयरर में नहीं होगा, सॉरी ये रेयरर से डेंसर में नहीं होगा, इसी केस में होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री हमने पा लिया। तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या बनेगा, डेंसर है म्यू साइन आई, रेयरर है 1 साइन 90, एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, और आई को मैं आईसी लिख सकता हूं क्रिटिकल एंगल, तो म्यू साइन आईसी इज इक्वल्स टू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, और साइन आईसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया। क्रिटिकल एंगल हम उस पर्टिकुलर एंगल पे लाइट इंसिडेंट करेंगे, नॉर्मल से उस पर्टिकुलर एंगल पे लाइट इंसिडेंट करेंगे जो रिफ्रैक्टेड रे हो वो 90 डिग्री, वो बिल्कुल मीडियम के पैरेलल चला जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, देखो अगर ये मान लो ये सरफेस है, लाइट ऐसे इंसिडेंट करी तो रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल इसके पैरेलल चला गया, अंदर नहीं गया, बिल्कुल इसके पैरेलल यानी नॉर्मल के परपेंडिकुलर चला गया। तो ये होता है क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अगर मैं क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा एंगल बढ़ा दूं तो क्या होगा, अब तब भी क्या केस बनेगा वो देखो। अभी मैं क्रिटिकल एंगल को बोल रहा हूं कि भाई क्रिटिकल एंगल, एक मिनट थोड़ा सा चार्ज लगा लेता हूं लैपटॉप, अदरवाइज सॉरी। चलो मैं इसमें अगर मैं क्रिटिकल एंगल से एंगल ज्यादा कर दूं तो क्या होगा उस केस में, देखो ये हो गया हमारा आईसी, ठीक है, और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, रे इधर चला गया। अब देखो ये हो गया एंगल आई, विच इज एंगल आई इज एंगल ग्रेटर देन एंगल आईसी। अब देखो क्या होगा, अभी
हमने ऐसे कर रहा था तो हमने इधर की तरफ जा रहा था बिल्कुल नॉर्मल के परपेंडिकुलर। अभी मैं एंगल को और बढ़ा दिया तो ये थोड़ा सा और घूम जाएगा, नॉर्मल से और ज्यादा घूम जाएगा। अभी नॉर्मल से इतना 90 डिग्री घुमा था, ये नॉर्मल से इस केस में कितना घुमा था, 90 डिग्री। अभी मैंने इस एंगल को और बढ़ा दिया तो ये और ज्यादा इधर की तरफ घूम जाएगा, यानी ये हो जाएगा किधर की तरफ जाएगा, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो यार, ये इधर की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे, पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल के से ज्यादा एंगल के इंसिडेंट करने पे। अगर आई की वैल्यू मैं आईसी से बढ़ा दूं ज्यादा तो उस केस में क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा। तो देखो आप रिफ्रैक्शन कितने एंगल है, अगर मैं थीटा बोल दूं इसको तो ये 90 प्लस थीटा हो गया, एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा, 90 से भी ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है, अब तो रिफ्लेक्शन होने लगा ना, रिफ्लेक्शन होने लगा। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइट क्या हो रही है, पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है। टोटल इंसिडेंस, टोटल इंसिडेंस क्या हो जा रही है, टोटल रिफ्लेक्ट हो जा रही है। रिफ्लेक्शन बोल रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बोल रहा हूं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन बोल रहा हूं तो टोटल पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्शन हो जा रही है। अब क्या करेगा, रिफ्लेक्शन हो गया, अब रिफ्लेक्शन हो गया तो भाई साहब ये फॉलो करेगा कौन सा लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो एंगल आई इस केस में कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं, एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या, एंगल अल्फा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल अल्फा। इस केस में रिफ्लेक्शन होने लगेगा, ठीक है। समझ में आया, ये कब किस केस में होगा, ये जब डेंसर से रेयरर में होगा। क्या ये रिफ्लेक्शन रेयरर से डेंसर में भी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों 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 नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। लाइट यहाँ से आएगी तो ये तो नॉर्मल की तरफ जा रहा है ना, फिर ये कहाँ से 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन इसमें कहाँ होने लगा, या फिर कहाँ इसमें 90 डिग्री से ज्यादा इसमें रिफ्रैक्शन एंगल आएगा, आएगा ही नहीं। जब ये डेंसर से, जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगा तभी ऐसा होगा, जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगा तभी ऐसा होगा। क्यों, तभी तो नॉर्मल से अलग भी भागेगा, अभी भागेगा, भागते 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 उधर की तरफ चला जाएगा, उधर की तरफ चला जाएगा। अभी एंगल फिर जब अपने 90 डिग्री से भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगा तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होने लगेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये कहाँ होता है, देखो ये होता है डायमंड में। डायमंड देखा है, ये रहा डायमंड। डायमंड में कैसे होता है पता है, देखो डायमंड में कैसे होता है। डायमंड किस शेप का होता है सर, डायमंड शेप का होता है, ये देखो ऐसे, ये डायमंड हो गया। अभी इसमें टी आई आर कैसे बनेगा, अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टी आई आर। तो बुरा मत मान जाना कि टी आई आर क्या लिखा है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में ही बोल रहा है वो। देखो इस केस में कैसे क्या होगा वो देखो, समझने की कोशिश करो, कोशिश करना बस। देखो लाइट मान लो अगर ऐसे आती है बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे, ये इंसिडेंस हो गया बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल लाइन आ रही है, नॉर्मल लाइट आ रही है, ठीक है। यानी एंगल आई इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री, एंगल आई 90 है। अब ये म्यू, ये क्या कौन सा मीडियम है, बाहर रेयरर मीडियम है। डायमंड का म्यू ज्यादा होता है यानी कि डेंसर मीडियम है, अभी डेंसर मीडियम है तो रेयरर से लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, रेयरर से डेंसर में आ रही है। तो ये नॉर्मल से आगे जाएगी कि नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर जाएगा या नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से, क्योंकि म्यू ज्यादा है, डेंसर मीडियम में म्यू ज्यादा है तो नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो ये हो गई जो नॉर्मल के तरफ। अगर ये लाइट ऐसे आ रही है तब ये नॉर्मल की तरफ जाएगी इससे। अभी इस केस में कैसे जाएगी, ये देखो खुद नॉर्मल लाइट आ रही है ऐसे, जब एंगल, अच्छा इस केस में एंगल 90 डिग्री खुद ही है, जो नॉर्मल लाइन है वो बिल्कुल क्रॉस कर जाती है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों बराबर हो जाते हैं उस केस में।
तो यहाँ से ऐसे आई और ये बिल्कुल सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस निकल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल लाइट तो नॉर्मल ही होती है। देखो कैसे, मैंने बोला म्यू यानी कि 1 साइन 90 इज इक्वल्स टू म्यू साइन 90, या म्यू साइन आर ले लो, तो 1 तो म्यू साइन आर इज इक्वल्स टू 1, तो साइन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। मतलब जो नॉर्मल लाइट होती है वो बिल्कुल सेम पाथ को फॉलो करती है। ये हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था, रिफ्रैक्शन में भी देख लिया। तो ये लाइट बिल्कुल आई नॉर्मल ऐसे यहाँ पे आई। अब देखो यहाँ पे इस फेस पे देखो, इस ए बी फेस पे देखो, सरफेस पे। अब ये पे क्या हो गया, ये आपका डेंसर हो गया, ये आपका रेयरर हो गया, है ना। ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया। अब क्या होगा, अब इसमें टी आई आर हो सकता है नहीं हो सकता, टी आई आर हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है। यही तो केस, यही तो कंडीशन था टी आई आर होने का। लाइट जब भी डेंसर से रेयरर में जाए, अभी इसके लिए नॉर्मल कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। अब ये टी आई आर हो गया, यहाँ पे लाइट ऐसे चलेगी। मान लो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर हो जाएगा, और एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है। अब देखो यहाँ पे भी ये डेंसर है, अब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी, रेयरर में जाने से एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे, ऐसे चली गई। ठीक है, एंगल ऑफ, अगर इसके लिए नॉर्मल कौन सा है, ये है, ये हो गया एंगल आई इसके लिए, और एंगल आर इसके लिए, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो आप देख रहे हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है डायमंड के केस में। अच्छा मैं दूसरा केस लेता हूं, अगर लाइट ऐसे ना नॉर्मल ना आके कैसे आ रही होती, ऐसे आ रही होती, कैसे आ रही होती, मान लो लाइट ऐसे आ रही होती, तब क्या होता, तब होता क्या, तब ये नॉर्मल की तरफ झुकता, ये नॉर्मल की तरफ झुकता, ऐसे झुकता, ये झुक गया, ये नॉर्मल है, झुक गया इधर की तरफ। अब देखो ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया। अब लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा, ये टी आई आर हो गया, ये इसके लिए नॉर्मल, ये एंगल आई, ये एंगल आर, टी आई आर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे जाएगा, ये टी आई आर होते हुए, फिर यहाँ पे, फिर लाइट। अब देखो यहाँ पे ये डेंसर में खूब टी आई आर हो रहा है, इसमें यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई। अब अभी क्या मिल गया इसको, अब इसको क्या मिल गया बताओ। अभी डेंसर से रेयर में कैसे जाएगी, ये डेंसर है, रेयर है, अभी भी यहाँ पे टी आई आर हो जाएगा। यहाँ से लाइट आई होगी, यहाँ से ऐसे टी आई आर हो जाएगा, यहाँ से ऐसे, ये चमकता रहेगा, अंदर अंदर खूब टी आई आर होता रहेगा, फिर एक नॉर्मल से बाहर की तरफ लाइट चली जाएगी। समझ में आ गया क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है। ऑप्टिकल फाइबर पता है आपको, नहीं पता होगा। ऑप्टिकल फाइबर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, यू नो व्हाट, किसका, आप जब बीटेक के फर्स्ट ईयर में जाओगे तब ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ोगे कि उसमें भी क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली टेलीफोन का कनेक्शन उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है। आजकल ब्रॉडबैंड जो आने लगे हैं वाईफाई, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है, कनेक्शंस में यूज़ होता है, और बिजली के कनेक्शंस में भी ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ कर लेते हैं। एक ट्रांसपेरेंटिंग एक मीडिया है जिसकी वजह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, टी आई आर बहुत कॉस्टली आता है, इसलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा होता है टी आई आर इसमें, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर। ये बिल्कुल माइक्रो लेवल की बात है, ये इसमें ऑप्टिकल फाइबर में माइक्रो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, माइक्रो भी यूज़ होता है, नैनो पार्टिकल्स इसमें यूज़ होते हैं, नैनो पार्टिकल्स। नैनो का मतलब समझते हो, 10⁻⁹, 10⁻⁹ बहुत छोटी पार्टिकल हो गया, बहुत ही छोटा पार्टिकल। तो उसमें भी टी आई आर होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस शेप का होता है, देखो इस शेप का होता है, लाइट इसमें ऐसे आती है, ये होता है डेंसर मीडियम, ये होता है रेयर मीडियम। देखो यहाँ से लाइट आई, अब ये डेंसर से रेयर में जा नहीं पाएगा, ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, डेंसर से रेयर में जा नहीं पाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट, यहाँ से ऐसे 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 करता रहेगा।
खूब TIR हो रहा है इसमें, ऐसे 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 ऐसे, ये लाइट फिर बाहर निकल जाती है, मतलब ये इसी शेप में बिल्कुल इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको सारी बातें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, TIR क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो ये सब सारी बातें हमने पढ़ ली। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे हम देखेंगे लेंस के बारे में, थिन लेंस मिरर फार्मूला, सॉरी लेंस फार्मूला क्या होता है, फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।